चलिए, कहां तक बातें हुई थी लास्ट क्लास में हमारी, एक बार बता दीजिए। रेडिकल के केस में एक तो हमने बनाया था और एक आपको बनाने के लिए दिया था, और वो किसका था? बेंजाइल रेडिकल का। चलिए वापस से बनाते हैं सभी लोग। बेंजाइल रेडिकल, देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको थोड़ा बनाना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वरना फिर तो रिएक्शंस में आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। ये हमारे साथ कैसे बनाए इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जरा देखते हैं। ये आपका क्या है? पाई बॉन्ड, और उससे नेक्स्ट आइटम पर क्या है? रेडिकल। जब पॉजिटिव रेजोनेंस करता था तो पॉजिटिव ही बनता था। अब कौन रेजोनेंस करेगा? रेडिकल। तो कौन बनेगा? रेडिकल। कहां पर बनेगा? एंड पॉइंट पर। तो यहां पर आप लिख सकते हैं स्टार्ट पॉइंट, यहां पर क्या लिख सकते हैं? एंड पॉइंट। बताइए, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, वहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो इन दोनों के बीच में तो क्या बनने वाला है? डबल बॉन्ड। बिल्कुल सही। तो इन दोनों के बीच में तो बनेगा बच्चे यहां पर आपका डबल बॉन्ड। अब बताइए, यहां बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन थे, एक तो आपने उधर खिसका दिया, तो एक किसको मिलेगा? इसको। और यहां पर क्या बन जाएगा? रेडिकल। जरा गौर से देखिए, इस वाले में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है? एक। तो इसमें भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है? एक, क्योंकि आपने पढ़ा था टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी सेम, वो चेंज नहीं हो सकते हैं। तो अगर इसमें वन है तो इसमें भी क्या रहेगा? वन। फिर से आंखें खोलो एक बार, और ये आपको क्या दिखाई दिया है? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर रेडिकल। तो फिर से लिख दो स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट। ये स्टार्ट एंड धीरे धीरे आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर प्राइमरी लेवल पर तो हमें थोड़ा ऐसा करना पड़ेगा। तो यहां से बताइए, एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? इधर। यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर। आप बताइए कहां पर अब आपका पाई बॉन्ड बनने वाला है? तो पाई बॉन्ड आपका जो है वो बनेगा कहां पर? इन दोनों के बीच में। अब बताइए, दो इलेक्ट्रॉन थे, एक तो इधर चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन किस पर बनेगा? इस पर। तो मैंने आपको बताया है कि जब रेडिकल रेजोनेंस करेगा तो रेडिकल ही बनेगा, लेकिन बनेगा कहां पर? एंड पॉइंट पर, डबल बॉन्ड के एंड पॉइंट पर। फिर से अगर अपन गौर से देखें तो ये क्या है हमारे सामने? पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या है? रेडिकल। तो फिर से आपको यहां पर रेजोनेंस देखने को मिलेगा। पाई बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन इधर, इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। तो इन दोनों के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। अब बताइए, रेडिकल ने रेजोनेंस किया है तो रेडिकल बनेगा कहां पर? बनेगा एंड पॉइंट पर। तो यहां पर आपका रेडिकल आपको बनता हुआ दिखाई देगा। फिर से आप आंखें खोलो और देखो, पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या है? रेडिकल। तो फिर से पाई बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, रेडिकल से एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या बना दो? डबल बॉन्ड। तो यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड। और आप बताइए यहां पर क्या बन जाएगा? रेडिकल। तो ये आप लोगों के सामने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। क्लियर? आप बहुत ही आराम से इसको देख सकते हैं कि इस प्रकार से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है। आप बताइए, अगर हाइब्रिड की बात करना चाहें तो रेजोनेंस में नॉर्मली आपके सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करते, तो पहले सारे सिग्मा बॉन्ड एज इट इज बना लो। अब पहली वाली आरस में देखो पाई बॉन्ड कहां पर है? तो पहली वाली आरस में पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच में है, पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच में है, पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच में है। क्लियर? दूसरी वाली आरस में देखो पाई बॉन्ड कहां चला गया है? यहां पर आ गया है सर। तीसरी वाली आरस में यहां पर, फिर उससे आगे यहां पर, फिर उससे आगे यहां पर। इस प्रकार से आपको पाई बॉन्ड दिखाई देंगे। तो जिस जिस आरस में पाई बॉन्ड जहां जहां पर है, आप डॉटेड लाइन से बनाएंगे। क्लियर? पहले वाली आरस में बताओ रेडिकल यहां पर, दूसरी वाली आरस में रेडिकल यहां पर, तीसरी वाली आरस में रेडिकल यहां पर, चौथी वाली आरस में रेडिकल यहां पर, और पांचवी में फिर वहीं पहुंच गया। तो वहां ऑलरेडी बना चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है। और ये आप लोगों के सामने क्या बनकर आ गया है? तो ये बन गया है रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बन गया है? रेजोनेंस हाइब्रिड। बताइए, किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी? चलिए इसके थोड़ा सा ऑर्बिटल डायग्राम रिलेटेड बातें हम और कर लेते हैं। अगर हम इसको ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू देखना चाहें तो बढ़िया तरीके से इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। आप बताइए, इस कार्बन पे जो रेडिकल है वो रेडिकल कहां पर प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है पी ऑर्बिटल। क्लियर? इसी वजह से तो ये कॉन्जुगेशन में आ पाया, क्योंकि पी नहीं है तो फिर कॉन्जुगेशन नहीं है दोस्त, इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। अब बताइए, यहां पर क्या बना हुआ आपका? पाई बॉन्ड। तो इन दोनों के बीच में बना हुआ है पाई बॉन्ड। और आप सभी जानते हैं पाई बॉन्ड तो किससे बनता है? पैरेलल पी ऑर्बिटल से। फिर से बताओ क्या बना हुआ है? पाई बॉन्ड। तो फिर से क्या बनेगा आपका? पैरेलल
पी ऑर्बिटल से। फिर से क्या बना हुआ है, पाई बॉन्ड, तो फिर से क्या बनेगा, पैरेलल पी ऑर्बिटल से। और आप देख सकते हैं कि लगातार पैरेलल पी ऑर्बिटल्स हैं। तो यहां पर कॉन्जुगेशन है। हमें तो मिनिमम कितने चाहिए थे, 3, या तो भर भर के हैं, 3 तो यही हो गए, देखो 1 2 3, हालांकि आगे 4 5 6 7 भी पैरेलल ही है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ पैरेलल पी ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ पैरेलल पी ऑर्बिटल्स, बताइए इसमें कितने पैरेलल पी ऑर्बिटल्स हैं। तो आपके पैरेलल पी ऑर्बिटल्स इसमें कितने हैं, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब थोड़ा सा ध्यान से, नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड, नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। और अब आप सही जवाब देंगे दोस्तों, बताइए क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से, क्या आंसर आना चाहिए। नहीं, आप अपने हिसाब से आंसर दो, गलत दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात। दिक्कत यह है कि आप आंसर नहीं देंगे तो फिर आप पेपर में गलती करेंगे, क्योंकि अभी आप सोच नहीं रहे हैं, वहां सोचोगे फिर तुम जाके। आप बताइए, ये वाला पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, तो ये हो गए 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये वाला भी आपका क्या है, पाई बॉन्ड, तो एक पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो 2 2 4, ये भी आपका क्या है बच्चे, पाई बॉन्ड, तो इसमें कितने हो गए आपके, 2 6, 6 तो रिंग में ही हो गए, 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और तीनों पाई बॉन्ड देखो रेजोनेंस किया है कि नहीं किया है, किया इस पाई बॉन्ड ने, इस पाई बॉन्ड ने रेजोनेंस किया है, डेफिनेटली किया है, क्या इस पाई बॉन्ड ने भी रेजोनेंस किया है, तो डेफिनेटली इसने भी रेजोनेंस किया है। तो ये तो हो गए 6। अब कंफ्यूजन है इसका, पहले बताओ ये इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड है कि लोकेलाइज्ड। सर साफ अंधा भी बता देगा, अभी इस कार्बन पर था, अभी इस कार्बन पर है, फिर इस कार्बन पर, तो इसमें तो डाउट नहीं है ये डीलोकेलाइज्ड है। पर सर ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन है सर, ये सबसे बड़ी बात है, क्या ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन है। नो सर बोल रहे हैं काफी बच्चे। तो मैं आपको बता दूं, आपने फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स को जीवन में कभी ढंग से नहीं पढ़ा है, आपको जरूरत है पाई इलेक्ट्रॉन्स के जानने की। आइए इधर मैं बात करता हूं आपसे, आप आज के बाद फिर कभी भी गलत जवाब नहीं देंगे। ये हमारे सामने कार्बन कार्बन एटम्स है, ध्यान से सुनिए, यही तो बेसिक्स होते हैं। ये हमारे सामने कार्बन कार्बन है, इनके बीच में मुझे क्या बनाना है, पाई बॉन्ड, तो इसके पास भी क्या होना चाहिए अपना एक पी ऑर्बिटल, और उसमें क्या होना चाहिए अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी क्या होना चाहिए आपका पी ऑर्बिटल, और उसमें क्या होना चाहिए अनपेड इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं ना, पाई बॉन्ड बनाने के लिए एडजेसेंट एटम्स पर पैरेलल पी ऑर्बिटल होने और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होना, तभी तो बॉन्ड बनेगा। तो अब ये दोनों आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप, और क्या बना देते हो आप, पाई बॉन्ड। तो दोस्तों थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, जो यहां पाई बॉन्ड में आप कितने इलेक्ट्रॉन्स मान रहे हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो टेक्निकली किस में थे, पी में ही तो थे, किस में थे, पी में ही तो थे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिटल्स में होते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इधर देखो, अभी तो ये पी में था और थोड़ी देर बाद इसी ने क्या बना लिया है, पाई बॉन्ड। यहां पर आप ऐसे भी देख सकते थे कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना हुआ है। इसका मतलब यहां पर पी में एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं, 2, क्योंकि 2 पी ऑर्बिटल मिलकर एक पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो अब बताइए नंबर ऑफ डिलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 7 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बताइए अब किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी, ये होते हैं बेसिक्स, जब ये क्लियर हो जाते हैं तो कहीं कोई कंफ्यूजन ही, मतलब जो पी में है वो पाई है, क्या बोला मैंने, पी में है वो, सुलटाइए जल्दी से। काफी बच्चे नहीं बनाकर लाए हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर घर से, नोटबुक पर मेरी नजर पड़ रही है, तो एज इट इज जैसे गए थे वैसे के वैसे उठकर आ गए हैं, ये बहुत ही गलत है। अगर आप नहीं मेहनत कर पा रहे हैं तो मेरी शाम को कोई क्लासेस नहीं होती है, नोटबुक मुझे दे जाया करो, मैं बैठा बैठा सबकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता रहूंगा, इससे मेरा भविष्य सुरक्षित रहेगा, मेरी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी, मैं ठीक ठाक पढ़ा पाऊंगा।
आपका क्या है, आप तो 2-3 साल बाद भविष्य सिक्योर कर लोगे। इस साल नहीं तो अगले साल, उससे अगले साल। नीट की जो लत है वो इतनी आसानी से छूटती नहीं है। जब हम काउंसलिंग एरिया में बैठते हैं, पेरेंट्स आते हैं, बच्चे भी आते हैं, नहीं पुराने वाले नहीं पूछते, उनको पता है ये बोलेगा पढ़ना पड़ेगा, जो मैं नहीं कर सकता। नए बच्चे आते हैं कि सर बताइए क्या करें सिलेक्शन हो जाए। पेरेंट्स भी बोलते हैं बताइए सर हमारे बच्चे को क्या करें कि सिलेक्शन हो जाए। तो मैं कहता हूं पढ़ो, नहीं और बताओ, ये तो मैं नहीं कर सकता। तो और कुछ करने से सिलेक्शन नहीं होता है भाई, पढ़ना ही पड़ेगा। एक बात बहुत क्लियर है, अगर पढ़ रहे हो तो कुछ और करने की जरूरत, सिलेक्शन हो जाएगा। और पढ़ नहीं रहे हो तो कुछ भी कर लो सिलेक्शन नहीं होगा। तो पढ़ते रहो, जो काम दिया जाता है उसको सिंसियरली लिया करो। कि सर ने बोला है, मैंने कभी ये तो कहा ही नहीं कि एकदम सही होना चाहिए, ट्राई करके आया करो गलत सही, क्योंकि अगर आपने ट्राई किया है ना तो अगले दिन क्लास में तुरंत समझ में आ जाता है कि अच्छा मैं तो ये मिस्टेक कर रहा था इसमें। सुलटा दिया है। तो जब रेडिकल रेजोनेंस करता है तो क्या बनता है, रेडिकल। और जब पॉजिटिव रेजोनेंस कर रहा था तो क्या बन रहा था, पॉजिटिव। तो ये जो आपका रेडिकल है ये लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड, अगर कोई आपसे पूछ ले तो। ये कॉन्जुकेशन में है, पी में है, तो आप कह सकते हो डी लोकलाइज्ड। और डीलोकलाइजेशन से बताइए क्या मिलती है, स्टेबिलिटी। इसीलिए जब रेडिकल रेजोनेंस करने लगता है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ने लगती है। चार्ज हो रेडिकल हो, जब भी वो रेजोनेंस करेंगे तो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। आगे बढ़ सकते हैं, लिख दीजिए इसमें, रेडिकल रेजोनेंस करेगा तो रेडिकल ही बनेगा, रेडिकल रेजोनेंस करेगा तो रेडिकल ही बनेगा। ये भी ऐसे लिख रहे हैं व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में, करेगा। क्या हालत हो गई है हमारी, मैं हिंदी में बोल रहा हूं पर लिख इंग्लिश में ही रहे हैं। हाँ इंग्लिश, रेडिकल रेजोनेंस करेगा तो रेडिकल ही बनेगा, कोमा लगाकर, डबल बॉन्ड के एंड पॉइंट पर, डबल बॉन्ड के एंड पॉइंट पर। तो इससे थोड़ी चीजें आसान हो जाएंगी जो पहली बार पढ़ रहा है कि अच्छा ये डबल बॉन्ड और रेडिकल आपस में कॉन्जुकेशन में है, तो इससे अगली आरएस में रेडिकल कहां बनना चाहिए, इस पर। और देखो यही बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो अभी तक हमने दो टाइप के पाई पी कॉन्जुकेशन में डिस्कस कर लिए हैं। अगला हमारे सामने आ रहा है पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज, pi bond and negative charge in conjugation, pi bond and negative charge in conjugation। किसके बारे में बात करेंगे हम, pi bond and negative charge in conjugation। ठीक है, चलिए सभी के पेन डाउन होने चाहिए। मैं आपसे कुछ बातें यहां पर पूछ लेता हूं। जैसे आप लोगों के सामने ये कार्ब एनायन गिवन है, क्या गिवन है, कार्ब एनायन। कैन यू टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्ब एनायन, क्या है इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। चलिए बच्चों स्टेरिक नंबर बताओ, स्टेरिक नंबर बताओ। तो इसमें 3 तो क्या है, सिग्मा बॉन्ड प्लस एक क्या है, लोन पेयर। और लोन पेयर वो कैसा है, लोकेलाइज्ड। अब मैं आपको लोकेलाइज्ड और डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर समझाऊंगा। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि जब हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा था रेजोनेंस की वजह से, और मैंने नहीं क्लियर किया था कि जीओसी में आकर ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपका कार्बोनाइन है और इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, आपने बिल्कुल सही इसके क्या बताई है, हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि जो लोन पेयर है, तो बताओ ये लोन पेयर कहां पर मौजूद है, कौन बताएगा, आप बताइए। क्या आपने लोन पेयर को स्टेरिक नंबर में काउंट किया है, चेक कीजिए। क्या आपने लोन पेयर को स्टेरिक नंबर में काउंट किया है, तो ये वन लोन पेयर का नाम का ही तो है।
और फिर आपने जब स्टेरिक नंबर में काउंट किया तो स्टेरिक नंबर कितना निकल कर आया? 4। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3, मतलब ये लोन पेयर किस में प्रेजेंट है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो ये रहा आपका लोन पेयर, किसके अंदर प्रेजेंट है? ये sp3 हाइब्रिड, अगर अपन बात करें ऑर्बिटल, ये मौजूद है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। इसका मतलब ये जो आपका लोन पेयर है, इस टाइप के लोन पेयर को हम क्या कहते हैं? लोकलाइज्ड। क्या कहते हैं? लोकलाइज्ड। जरा समझेंगे तो ये जो आपका लोन पेयर है, ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में होते हैं वो लोकलाइज्ड है। क्या है? लोकलाइज्ड। अब सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि कब लोन पेयर लोकलाइज्ड होते हैं और कब लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होते हैं। बहुत सारे बच्चों से सवाल किए जाते हैं और उनके जवाब ऐसे निकल कर आते हैं कि मतलब आधी अधूरी बातें। उनसे पूछो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस, वो बोलेंगे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रेजोनेंस। अब जानते दिस इज पार्शियली करेक्ट, इनकरेक्ट तो नहीं है, पार्शियली करेक्ट। फिर उनसे सवाल किया जाता है व्हाट आर डीलोकलाइज्ड लोन पेयर्स, तो बोलेंगे जो रेजोनेंस में है। रेजोनेंस का पूछा तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, एंड व्हाट इज डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन? जो रेजोनेंस में है। मतलब इसको घुमा के यूं कर दिया और इसको घुमा के, कोई सी भी चीज क्लियर नहीं है। तो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर्स क्या होते हैं, लोकलाइज्ड लोन पेयर्स क्या होते हैं, चलिए उसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारे सामने जब भी लोन पेयर आएगा, क्या आएगा? लोन पेयर। तो उस लोन पेयर को बेटा हम दो कैटेगरी में डील करेंगे, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। एक लोन पेयर आपके होते हैं लोकलाइज्ड और एक आपके होते हैं डीलोकलाइज्ड। सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि लोन पेयर आपका कॉन्जुकेशन में है या नहीं है। अगर आपका लोन पेयर किस में है? कॉन्जुकेशन। अगर कॉन्जुकेशन में है लोन पेयर, ध्यान से सुनना, वो लोन पेयर फिर आपका पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। किसमें है? पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। और उस ऐसे लोन पेयर को बेटा हम डीलोकलाइज्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? डीलोकलाइज्ड। जबरदस्त बताया मैंने आपको। अगर लोन पेयर किस में है? कॉन्जुकेशन में। और कॉन्जुकेशन में है तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं, पी ऑर्बिटल के अंदर होगा। और पी ऑर्बिटल में होगा तो ऐसे लोन पेयर को हम डीलोकलाइज्ड कहते हैं। जरा रिवर्स चलिए, अगर आप जुगाड़ से ये पहचान लेते हैं कि ये लोन पेयर कैसा है? डीलोकलाइज्ड, तो फिर वो लोन पेयर कहां प्रेजेंट होगा? पी ऑर्बिटल, मतलब प्योर पी के अंदर होगा, वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएगा। आगे बात समझ में? और मतलब फिर वो लोन पेयर किस में है? कॉन्जुकेशन में। तो कई बार आप क्या करेंगे कि आप डीलोकलाइज्ड पहचान लेंगे जुगाड़ से थोड़ी देर बाद, क्लियर? या फिर आप ये भी पहचान लेंगे वो कॉन्जुकेशन में है या नहीं है। तो आप समझिए, अगर आपने पहचान लिया है वो कॉन्जुकेशन में है, इसका मतलब वो किस में है? पी में। या फिर आपने ऐसा पहचान लिया है कि सर ये लोन पेयर कैसा है? डीलोकलाइज्ड, तो भी वो किस में है? पी में है। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत जल्दी बनेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डेप्थ वाले क्वेश्चंस होते हैं जहां तिगड़मबाजी नहीं चल पाती। आइए दूसरा केस हमारे सामने क्या बनेगा। हो सकता है कि आपका लोन पेयर क्या रहे? नॉट इन कॉन्जुकेशन। नॉट इन कॉन्जुकेशन, आपका लोन पेयर कॉन्जुकेशन में नहीं है। कॉन्जुकेशन में नहीं है आपका लोन पेयर। सर मुझे कैसे पता चलेगा कॉन्जुकेशन में है या नहीं है? वो तो मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, परेशान नहीं होना है। अगर कॉन्जुकेशन में नहीं है तो फिर वो लोन पेयर आपका कहां पर मिलेगा बताइए? हाइब्रिड ऑर्बिटल में। किसमें मिलेगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर मिलेगा। और ऐसा लोन पेयर आपका कैसा लोन पेयर कहलाएगा? लोकलाइज्ड। क्या कहलाएगा? लोकलाइज्ड। इस बात पर आप ध्यान दीजिए। जैसे दोस्तों ये जो आपका लोन पेयर है, ये लोन पेयर अगर मैं आपको ये बता दूं कि कैसा है? लोकलाइज्ड। कैसा है? लोकलाइज्ड। सर एक बात बताओ, मुझे नहीं पता था, आपने बोला है लोकलाइज्ड तो मैंने मान लिया है। चलिए आपको अब ये मान लीजिए लोकलाइज्ड है, तो आप बताओ लोकलाइज्ड है तो ये लोन पेयर किस में प्रेजेंट है? ये आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। या फिर ऐसे भी कह सकते हो, अगर ये कॉन्जुकेशन में नहीं है तो ये फिर किस में होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर आप ये पहचान पाते हैं कि कोई लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है तो फिर वो किस में पाया जाता? पी में। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? सर ये क्लियर हो गया, अगर डीलोकलाइज्ड है मतलब पी में है, लोकलाइज्ड है मतलब हाइब्रिड में। लेकिन मेरा डाउट अभी भी है, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो डीलोकलाइज्ड है या
लोकेलाइज्ड है, वो मैं बताऊंगा अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये तो क्लियरिटी आ गई ना दोस्त। देखो जब मैंने बोला ये लोन पेयर क्या है, लोकेलाइज्ड, तो कहां मौजूद बताया इसको, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। मतलब ये जिस ऑर्बिटल में है वो मिक्सिंग में जा चुका है, ऑर्बिटल किस में जा चुका है, मिक्सिंग में। अब आप एक बात ध्यान से सुनिएगा, आपका जो ऑर्बिटल है वो एक ही काम कर सकता है, या तो किस में आ सकता है, कॉन्जुकेशन में, या फिर किस में आ सकता है, हाइब्रिडाइजेशन। अगर कोई लोन आपका पी ऑर्बिटल कॉन्जुकेशन में है, किस में है, तो फिर वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएगा। और अगर वो हाइब्रिडाइजेशन में है तो फिर वो कॉन्जुकेशन में। दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फिनोमिना, दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फिनोमिना, या तो कॉन्जुकेशन में ही है या फिर हाइब्रिडाइजेशन में ही है। आइए अब हम इस पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। अगर आपके पाई बॉन्ड से, क्या बोला मैंने, पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या है, लोन पेयर, तो नॉर्मली हम ऐसे लोन पेयर को कैसा लोन पेयर बोलते हैं, डीलोकेलाइज्ड। वापिस से सुनिए क्या बोला मैंने, पाई बॉन्ड से, क्या बोला, पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या है, लोन पेयर, तिगड़मबाजी अभी तो ऐसे लोन पेयर को हम क्या बोलते हैं, ये लोन पेयर हमारे सामने है डीलोकेलाइज्ड। अब बताओ पहचानना सीखे कि नहीं पहचानना सीखे, पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या है, लोन पेयर, तो डीलोकेलाइज्ड है। अब बताओ ये लोन पेयर कैसा है, डीलोकेलाइज, पहचान लिया। तो बताओ ये लोन पेयर पी ऑर्बिटल में है या फिर ये लोन पेयर आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, पी ऑर्बिटल में है। इसका मतलब जब आप इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछता हूं तो आप बोलोगे सर हमें तो अब स्टेरिक नंबर से हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है। तो बताइए इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, 3, प्लस लोन पेयर काउंट नहीं करोगे बिकॉज ये लोन पेयर कैसा है, डीलोकेलाइज्ड, और हम कौन सा काउंट करते थे, लोकेलाइज्ड। तो यहां पर नंबर ऑफ लोकेलाइज्ड लोन पेयर कितने हैं, 0, इसका मतलब 3, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी, sp2। आप बताइए इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। कुछ चमक रहा है दोस्तों, तीनों कार्बन्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, मतलब तीनों कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, p ऑर्बिटल, मतलब कॉन्जुकेशन बन चुका है। आइए वापस आपको थोड़ा ऑर्बिटल डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चे, sp2, तो आप जानते हैं बॉन्ड एंगल कितने के रहेंगे आपके सामने, 120 के। तो ये तिरछी लाइन इसलिए बना रहा हूं सो दैट 120 का बॉन्ड एंगल मेंटेन कर पाऊं। आइए सबसे पहले इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड है कि नहीं है, है। तो इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड तो जाहिर सी बात है किससे बनेगा, पैरेलल पी ऑर्बिटल से। बन गया है कि नहीं बन गया है। अब इस लोन कार्बन पर है लोन पेयर, समझिए मैं आपको एक बढ़िया बात बताने वाला हूं। इस पर क्या है, लोन पेयर। बेटा लोन पेयर के पास दो ऑप्शन है, क्या है, दो ऑप्शन। या तो लोन पेयर आपका किस में चला जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन में, किस में चला जाएगा, या फिर आपका लोन पेयर किस में चला जाएगा, कॉन्जुकेशन। दो ऑप्शन रहेंगे उसके पास, या तो वो कॉन्जुकेशन में चला जाए, कॉन्जुकेशन में चला जाए मतलब रेजोनेंस करने लग जाए, या फिर आपका वो किस में चला जाए, हाइब्रिडाइजेशन में, फिर वो रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। तो आप बताइए इस लोन पेयर को विकल्प दिया जाए, ऑप्शन दिया जाए कि आप हाइब्रिडाइजेशन में जाना पसंद करेंगे या फिर आप रेजोनेंस में जाना पसंद करेंगे, तो किसी भी लोन पेयर की पहली चॉइस होता है रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस के होने से आप जानते हैं ये चार्ज क्या होगा, डीलोकेलाइज, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो अगर कोई लोन पेयर कॉन्जुकेशन में आ सकता है, रेजोनेंस में आ सकता है, तो उसकी पहली चॉइस होती है कि मैं रेजोनेंस करना चाहूंगा। अब बताइए क्या यहां रेजोनेंस के ऑप्शन बन रहे हैं, जी हां। लगातार कितने पी बन चुके हैं, 2। अगर ये भी लोन पेयर किस में आ जाए, पी ऑर्बिटल में, तो लगातार कितने हो जाएंगे, 3, कॉन्जुकेशन और क्या हो जाएगा, रेजोनेंस। तो इसको बोला गया है तेरी चॉइस है, तू चाहे तो रेजोनेंस हो सकता है, तो बोला चाहे क्या, मैं तो चाह रहा हूं, मुझे तो रेजोनेंस करना है। तो इस बार जो आपका लोन पेयर है वो आपके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं, किसमें प्रेजेंट है, ये आपका प्रेजेंट है पी ऑर्बिटल में। किसमें प्रेजेंट है दोस्त, पी ऑर्बिटल में। जरा आंखें खोलो और गौर से देखो, इस कार्बेनाइन की हाइब्रिडाइजेशन क्या बताई आपने, sp3, और ये जो आपका लोन पेयर था वो किसमें था, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। क्यों,
क्योंकि इसको देखो कॉन्जुकेशन करने का मौका नहीं मिल रहा। क्या ये पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर है? नहीं है, तो ये कॉन्जुकेशन में नहीं आ सकता। तो ये कॉन्जुकेशन में नहीं आ सकता, तो अब ये हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। अगर कोई कॉन्जुकेशन में आ सकता है तो वो कॉन्जुकेशन में जाना पसंद करेगा, हाइब्रिडाइजेशन में जाना पसंद इसके पास ऑप्शन था, क्योंकि ये पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर है। तो ये p ऑर्बिटल में मौजूद है, वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में मौजूद है। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp3। बल्कि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp2। ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं नीट हिसाब से। बच्चों को नहीं पता चलता है कि किसकी कब हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाती है। जब हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया था पहली दूसरी क्लास में, तो वहां लिखा था स्टेरिक नंबर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोकलाइज्ड। लेकिन मैंने बोला था अभी आप इस पर ध्यान मत दीजिए, जीओसी में क्लियर कर दूंगा क्या होता है लोकलाइज्ड और क्या होता है डीलोकलाइज्ड। आइए दोस्तों, वापस से आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, वापस से आप लोगों के सामने एक एग्जांपल रखता हूं। आप बताइए इस कार्ब एनायन की आप हाइब्रिडाइजेशन क्या बताना पसंद करेंगे? आप बताइए क्या बताना पसंद करेंगे इस कार्ब एनायन की हाइब्रिडाइजेशन? चलाइए अपने खानदानी दिमाग को। सबसे पहले पहचानिए ये लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है? लोकलाइज्ड। क्लियर? डीलोकलाइज्ड क्या होते हैं? पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर। तो ये क्या है आपका पाई बॉन्ड। क्या इससे नेक्स्ट एटम पर लोन पेयर है? नहीं है, उससे नेक्स्ट पर है। तो ये कभी रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। तो पहली बात तो ये लोन पेयर कैसा है? लोकलाइज्ड। बिल्कुल सही आपने पहचाना। दूसरी बात आप बताइए इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या रहेगी? स्टेरिक नंबर 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर, मतलब sp3। सो दिस लोन पेयर इज प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। पर ये लोन पेयर जो आपका था ये किस में प्रेजेंट था? ये आपके p ऑर्बिटल में प्रेजेंट था। बहुत ही सही आपने पहचाना। चलिए एक एग्जांपल मैं आप लोगों के और सामने रखता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए इस लोन पेयर के बारे में आपका क्या ख्यालात है? लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड? लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड? कैसे पहचाना? पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर। सही बात है कि नहीं है? तो पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर, इसका मतलब ये लोन पेयर कैसा है? डीलोकलाइज्ड। आप बताओ डीलोकलाइज्ड है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा कि पी ऑर्बिटल में? बिल्कुल सही। अगर हम इसका दोस्तों ऑर्बिटल डायग्राम बना दें, क्या बना दें? ऑर्बिटल डायग्राम बना दें, तो आपको बता देंगे कि ये जो आपका लोन पेयर है ये कहां पर मौजूद है। क्लियर? चलिए ध्यान से सुनिएगा। बताइए ये पाई बॉन्ड बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? तो ये बना दिया है मैंने पाई बॉन्ड दोनों के बीच में। फिर आप बताइए एक और पाई बॉन्ड बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? तो ये बना दिया है मैंने पाई बॉन्ड। अब इस लोन पेयर पर है, देखो ऑलरेडी कॉन्जुकेशन आ चुका है। यहां पर लगातार कितने पी ऑर्बिटल पैरेलल हैं? 4। अब इसके पास ऑप्शन है, ये चाहे तो कॉन्जुकेशन में आ सकता है, कॉन्जुकेशन में आने के लिए इसको पी में आना पड़ेगा, और ये चाहे तो हाइब्रिडाइजेशन में जा सकता है। अब बताइए कोई ऑप्शन दे लोन पेयर को कि कॉन्जुकेशन में जाना चाहोगे या फिर हाइब्रिडाइजेशन में, तो कौन सा ऑप्शन एक्सेप्ट करता है वह? कॉन्जुकेशन। बोलेगा मैं आ चुका हूं कहां? कॉन्जुकेशन के अंदर। तो आप देखिए ये लोन पेयर किस में प्रेजेंट है? पी ऑर्बिटल में। और अब आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे इस कार्बन की, तो कितने सिग्मा है? एक सिग्मा, दो सिग्मा, और एक हाइड्रोजन भी तो होगा। हाइड्रोजन तो काउंट ही नहीं करते हैं, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है ये। तो बताइए इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp2। आप बता सकते हैं व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन? यू विल से इट इज sp2। तो हमने स्टार्टिंग में जब बॉन्ड फिजन पढ़ाया था तो मैंने बोला था इन जर्नल आपका कार्बन एन sp3 होता है, बट इट मे बी sp2 और इवन sp डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। आइए वापिस आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप पहचान लेंगे कि लोन पेयर लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है? पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर जो लोन पेयर है वो आपका डीलोकलाइज्ड है, पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर वो क्या है? क्या ये क्लियर हुआ? या फिर आप ऐसे देखो, अगर आपके लोन पेयर को कॉन्जुकेशन में आने का मौका मिल रहा है तो वो डीलोकलाइज्ड है, सीधी सी बात है। और कॉन्जुकेशन का मौका कब मिलेगा? जब वो पी में आके पैरेलल हो जाए बाकी के। तो बहुत इजीली आप इन चीजों को ऐसे पहचान सकते हैं। जल्दी से सुलटाइए फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी सुलटा देंगे दोस्तों।
कॉन्जुगेशन में अगर कोई लोन पेयर है तो वो कौन से ऑर्बिटल में होगा? पी ऑर्बिटल में। अगर कोई लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है, यानी कि कैसा है? लोकलाइज्ड, तो कौन से ऑर्बिटल में होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ये जो बातें आपने जानी है ये इतनी आसान नहीं होती है। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? लोन पेयर। लेक्चर नंबर 1 अच्छे से रिवाइज करके रखें, अब बहुत जरूरत पड़ेगी उसकी। अगली क्लास में आने से पहले तो जरूर रिवाइज करके आए, कब ऑक्टेट कंप्लीट कब इनकम्प्लीट, बिकॉज वी विल स्टडी द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सुलटा दिया है। अब सुलटाए। डीलोकलाइज्ड लोन पेयर्स कहां मौजूद होते हैं? पी ऑर्बिटल्स में। लोकलाइज्ड लोन पेयर्स कहां मौजूद होते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल में। कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल में? जो हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आई उसी में। खत्म, टेंशन लेने की जरूरत ही। जैसे इसमें आपने हाइब्रिडाइजेशन क्या बताई? sp3, तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पे। सुलटा दिया है और धीरे धीरे लिखो। येलो और ग्रीन कलर नहीं होगा आप लोगों के पास, कॉम्बिनेशन ठीक से नहीं बन पा रही होगी। दुकानदार को क्या बोलना, मैं खुद ही दुकान खोल लेता हूं बाहर, पेन भी बेचता रहूंगा बीच बीच में, अलग अलग कलर जानबूझ के इस्तेमाल में लूंगा, जैसे प्राइवेट स्कूल वाले नहीं करते हैं कि वहां से लेके आओ पेन, वहां से लेकर आओ यूनिफॉर्म, इवन जूते तक फिक्स होते हैं उनके। और कुछ प्राइवेट स्कूल वालों ने तो बुक्स भी अपनी छाप रखी हैं। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी कौन पढ़ता है? एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ठीक ठाक इंसान बन जाओगे। हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़िए आप। 9th 10th में ये चल रहा है नीट के नाम पे, नीट जेई। प्राइवेट वाले 9th 10th में +1 +2 पढ़ा रहे हैं बच्चों को। +1 +2 कोटा के स्टडी मटेरियल ले जाके कि अभी देखो हम इतना तैयार कर देंगे कि 10th में बैठते ही नीट क्लियर कर देगा बच्चा। कमाल की बात है। आइए आगे बढ़ सकते हैं, जल्दी जल्दी सुलटाएंगे इसको। आधी से ज्यादा जनता जो अपनी यहां बैठी है ना, वो ठीक से इसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल पाएगी नेगेटिव वाले कार्बन की। नहीं नहीं नहीं, आपको क्या लगता है हमें लोकलाइज डिलोकलाइज नहीं समझ में आया? इतना कमजोर समझ रहे हो आप हमको? नहीं, वो तो आ गया, क्योंकि वो तो आज बताया है। उसके बावजूद भी स्टेरिक नंबर ठीक से नहीं निकालोगे। सिग्मा कितना काउंट करोगे? 1 2, तीसरा नहीं काउंट होता सिग्मा तुमसे।
कोई तीसरा बोलता है तो उसको कौन मार के पूछता कहां है तीसरा, नहीं दिख रहा मेरे को तो यही तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है कि जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो कितने बॉन्ड बनाता है, 3। हालत खराब कर देता है एग्जाम में इतने बेसिक पूछ के, क्योंकि जब मास्टर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाता है तो ऐसे बताता है यूं। बताओ कार्बन आयन के हाइब्रिडाइजेशन बोलते, बच्चा बोलता है 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, और क्वेश्चन आता ऐसे है, उसको दिखते नहीं बॉन्ड कितने हैं सिग्मा यहां पर, तो बॉन्ड लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। आइए अब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे कि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करता कैसे है। क्लियर, ये तो आपको आप लिख दो चाहो तो, डिलोकेलाइज्ड लोन पेयर्स, जुगाड़ से भी डिलोकेलाइज्ड लोन पेयर, डिलोकेलाइज्ड लोन पेयर, हालांकि हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, जो लोन पेयर किसमें है, कॉन्जुगेशन, और जुगाड़ से बोले तो लोन पेयर नेक्स्ट टू द पाई बॉन्ड, लिख दो लोन पेयर नेक्स्ट टू द पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर जो लोन पेयर होता है वो लोन पेयर आपका कैसा होता है, डिलोकेलाइज्ड लोन पेयर नेक्स्ट टू द पाई बॉन्ड। अब इससे ज्यादा इजी नहीं कर सकता, सारी बातें मैंने आपको बता दी। लोन पेयर नेक्स्ट टू द पाई बॉन्ड। आइए सबसे पहले तो इस कार्बन आयन का आप मुझे नाम बताएंगे, बताइए क्या नाम दोस्तों, इसका नाम है एलाइल कार्ब एनायन, सही बात है कि नहीं है। अब बनाएंगे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए, पेन डाउन होने चाहिए सबके। बताओ ये आप लोगों के सामने क्या है, पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या है, लोन पेयर, तो ये डिलोकलाइज्ड। अभी रेजोनेंस कैसे करता है, वही यहां पर क्या लिखोगे, स्टार्ट पॉइंट, यहां पर क्या लिखोगे, एंड पॉइंट। आपको एक पॉइंट तो समझ में आ गया है कि जब भी रेजोनेंस होगा, अगर नेगेटिव रेजोनेंस करेगा तो नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव रेजोनेंस करेगा तो पॉजिटिव बनेगा, रेडिकल रेजोनेंस करेगा तो रेडिकल बनेगा, डबल बॉन्ड के एंड पॉइंट पर। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। तो अब देखो नेगेटिव रेजोनेंस करने वाला है तो सिंपल सा होता है नेगेटिव का, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। तो जब नेगेटिव रेजोनेंस करता है तो नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। तो नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने बनकर आएगी, आप देखिए इन दोनों के बीच में तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए हैं। बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, एक इस कार्बन का था एक इसका, लेकिन दोनों इसको मिल गए, तो इसका इलेक्ट्रॉन मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसका भी इलेक्ट्रॉन मिल गया तो कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो देखो जब नेगेटिव रेजोनेंस करता है तो नेगेटिव ही बनता है। अब बातें कर लेते हैं दोस्त इसकी, किसकी, रेजोनेंस हाइब्रिड की। किसकी बातें करेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड की बातें। तो बताइए रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाते हैं। सबसे पहले कौन से बॉन्ड बना देते हैं, सिग्मा बना दिए दोस्तों। बताओ पहले वाली आरएस में पाई बॉन्ड कहां पर है, पहली वाली आरएस में इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड, देखो ये रहा। दूसरी वाली आरएस में पाई बॉन्ड कहां पर है, इन दोनों के बीच में, तो ये पाई बॉन्ड की पोजीशन बता दी। पहली वाली आरएस में नेगेटिव चार्ज कहां है, इस पर, तो पार्शियल नेगेटिव, देखो ये रहा। दूसरी वाली आरएस में इस पर, तो यहां पर भी पार्शियल नेगेटिव, और ये आपके सामने बनकर तैयार है रेजोनेंस हाइब्रिड। अच्छा एक बार आंखें खोलो और गौर से देखो, ये दोनों आरएस देखने में बिल्कुल एक जैसी हैं कि नहीं है। ऐसी आरएस को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट आरएस। अगर सारी की सारी आरएस क्या बन जाए, इक्विवेलेंट, सब एक जैसे हो, तो उसमें आप चार्ज का मैग्नीट्यूड भी दिखा सकते हो हाइब्रिड के अंदर। अगर बीच में एक भी इक्विवेलेंट नहीं बनी तो फिर मैग्नीट्यूड ना दिखाएं। तो आप इस प्रकार से, ये वाला काम तो हम पहले भी कर चुके थे। बताइए टोटल चार्ज कितने एटम्स पर जा रहा है, 2 पर, तो आप ऐसे लिख सकते हैं -1/2 -1/2। बताइए किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या, जल्दी से सुलटाइए। जो सुलटा देंगे वो नेक्स्ट की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, पेन चलता रहना चाहिए। ऑर्गेनिक बिल्कुल भी थ्योरेटिकल नहीं है, जब भी ऑर्गेनिक को पढ़ो तो पेन चलाकर लिख लिख के पढ़ना है। आप क्या करते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को पढ़ना सबसे आसान समझते हैं, बैठे बैठे लेटे लेटे नोटबुक पढ़ते रहते हैं, चाय पीते रहेंगे, मैच देखते रहेंगे, सीरियल देखते रहेंगे, हाथ में नोटबुक रहेगी। खुद पढ़ रहे हैं या सीरियल वालों को पढ़ा रहे हैं पता नहीं चल रहा है, ऐसे 2 घंटे बैठे रहते हैं नोटबुक लेके, पेज एक नहीं पलटते हैं,
फिर बोलते हैं आज तो बहुत पढ़ लिया, बहुत टॉक्सिक हो गया, ऑर्गेनिक इतना नहीं पढ़ना चाहिए था मुझे। जिन्होंने एलाइल कार्बेनाइन के स्ट्रक्चर बना दी हैं, वो बेंजाइल कार्बेनाइन पर भी हाथ साफ करें। कुछ लोग जब मास्टर क्वेश्चन लिख के छोड़ देता है, बिल्कुल हाथ नहीं चलाते हैं, ऐसे देखते हैं जैसे दूसरे घर में कचरा पड़ा हुआ, हम क्यों साफ करें, कि ये हम क्यों बनाए, ये बनाएगा, इसको किस बात का पैसे देता न अकेडमी। आज अगर हमने बनाया तो इसकी आदत खराब हो जाएगी, कल फिर हमसे बनवाएगा ये। बताइए, हम बनाते तो खुद घर नहीं पढ़ लेते? कोटा किस लिए आए हैं? ताकि मास्टर पढ़ सके। कुछ लोग बिना एरो के ही बना रहे हैं। पता कैसे चल रहा है इलेक्ट्रॉन जा किधर रहा है? आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, ये तो एरो के बाद ही पता चलेगा ना। ये देखो, राक्षस एरो उल्टा बना दिया है। क्या कर रहा है दुश्मन? यूं एरो बना रहा है, यूं एरो बना रहा है, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। इसका मतलब समझ रहा है? इसका मतलब है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर गए और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो नेगेटिव चार्ज थोड़ी किधर गया है, फिर तो कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? समझो इस बात को। हम क्या होते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, ये सबसे बड़ा होता है। बच्चे बोलते हैं क्या गजब पढ़ा रहा, क्या एनर्जी के साथ, बहुत। तेरे को चमक कुछ नहीं रहा है, कुछ भी नहीं चमक रहा है। मैं हमेशा कहता हूं, जब बात पढ़ने और पढ़ाने की हो, एकदम धीरे और सहजता के साथ, क्योंकि चीजें ऐसे समझ में नहीं आती हैं। बच्चा कन्विंस हो जाता है कि उसको समझ में आ रहा है। तो क्या गड़बड़ है? एरो से ही तो सारी बातें पता चल रही हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को जाना किधर है। बिना एरो के अगर अपन बातें कर रहे हैं दोस्त, इसका मतलब अपने को चीजें क्लियर नहीं है। ये देखिए, आप बताओ मैंने क्या कहा। इधर देखो, पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। यहां भी देखो, पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर कैसा चार्ज था? नेगेटिव। कैसे रेजोनेंस करवाया? नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू, मतलब यहां पर क्या बनने वाला है? डबल। अगर यहां डबल बॉन्ड बना तो बीच वाले के कितने बॉन्ड बन जाएंगे? 5। इसलिए ये बॉन्ड टूटकर इधर चला जाएगा। तो रेजोनेंस कैसे होगा? नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड, एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। ये होते हैं करेक्ट एरो रिप्रेजेंटेशन। एक बार आया आज तक एआईपीएमटी में क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरोज आर नॉट करेक्टली मेंशन्ड। आप देखना, जब भी क्वेश्चन आएगा नहीं बनेगा आपसे वो। और हम हर रिएक्शन में एरो बनाते हैं, क्योंकि आप ध्यान नहीं देते। तो आप यहां भी लिख सकते हैं स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट। आप देखो कितनी मिस्टेक, आप पर्सनल मत लीजिए, ठीक है? आपके थ्रू मैं बहुत सारों को समझा रहा हूं। हम कितनी मिस्टेक करते हैं। हम मिस्टेक ये कर रहे हैं कि हम इधर घुमा रहे हैं। हमें पता है कि रेजोनेंस होगा तो फर्क किस पर पड़ेगा? केवल एंड पॉइंट पर। स्टार्ट पॉइंट पर कोई फर्क। तो आप मिस्टेक कर रहे होंगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं से इंडिकेशन मिल जाएगा। बताइए, अगर अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें बनानी पड़े बच्चे, तो किस प्रकार से हम अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे? तो यहां पर तो आपका बन जाएगा, बताओ, डबल नेगेटिव चार्ज विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड, एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने बनकर आ जाएगी। अब फिर से आंखें खोलो एक बार। ये क्या है बताओ? आपका पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या है? लोन पेयर। ये है कि नहीं है? तो फिर क्या होगा बताओ? नेगेटिव चार्ज विल कन्वर्ट इनटू, एंड द पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। ये आपका स्टार्ट पॉइंट था, और ये क्या था? तो आगे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की इंस्ट्रक्शंस हमें मिल चुके हैं। तो अगर आप अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बाकी को मत छेड़िए।
यहां पर आपका पहले से ही क्या था, पाई बॉन्ड, एज इट इज रहने दीजिए। यहां पाई बॉन्ड आ जाएगा और यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। फिर से देखो, गौर से देखोगे तो ये आपका क्या है, पाई बॉन्ड, और उससे नेक्स्ट पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो फिर से रेजोनेंस होगा, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट। बताइए, अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के डायरेक्शंस हमें मिल चुके हैं कि यहां पर हमें क्या बना देना है, डबल बॉन्ड, और यहां पर क्या बना देना है बच्चे, नेगेटिव चार्ज। बताइए, फिर से रेजोनेंस करने का मौका मिलेगा, जी हां। बताइए, पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने। बताइए, नेगेटिव चार्ज लोकेलाइज्ड या डीलोकेलाइज्ड, डीलोकेलाइज्ड। कितना घूम के आया बताइए, इस कार्बन से इस पर गया, इस कार्बन से इस पर। तो जब चार्ज को एक से ज्यादा एटम शेयर करने लग रहे हैं, मतलब वो डीलोकेलाइज्ड है, मतलब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो ये आपके सामने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गई हैं। कितनी बनी है, 5। क्लियर। तो जब तक नेगेटिव वापस ना आए, घुमाते रहो उसको, क्या दिक्कत की बात है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, कि आपसे यहां पर क्वेश्चन की जा सकती है, भाई कितने पी ऑर्बिटल हैं पैरेलल, और अगर अपन बात करें तो जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो कहां पर मौजूद है। तो इसी वाले कार्बन आयन में हम बात कर लेते हैं, बेंजाइल कार्बन आयन में आप मुझे बता दो कितने डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स है। देखो, कितने डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है, एक पाई बॉन्ड तो यहां बना हुआ है, आप बताइए दूसरा पाई बॉन्ड यहां बना हुआ है, तीसरा पाई बॉन्ड यहां बना हुआ है। क्लियर। और अगर अपन बात करें तो आप बताओ नेगेटिव चार्ज को आप कहां मान रहे हैं, नेगेटिव चार्ज किस में प्रेजेंट है, लोन पेयर किस में है, हाइब्रिड में कि पी में, पी ऑर्बिटल। चलो, ये तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इसके अंदर नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड, नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, सबसे पहले बताओ यहां कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, सही बात है। यहां पर कितने हैं, 2, 4। यहां पर कितने हैं, 2, 6, 6 में किसी को डाउट। इस पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 है भाई। कितने हैं, 2। तो 6 + 2 = 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज्ड हैं इसमें। कितने हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। आपका लोन पेयर मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होता तो कितना था, 1। अब कितने हैं इसमें, 2। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो पी में है वो पाई है, और जो पी कॉन्जुकेशन में है वो डिलोकलाइज्ड है। तो क्या ये पी कॉन्जुकेशन में है, जी हां। तो इसमें जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिलोकलाइज्ड हो गए हैं। क्या ये बातें सभी को क्लियर हुई। जल्दी से इसको सुलटाएंगे और अगला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा जो कि आप घर से करेंगे। इसके आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करनी है, और जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी बतानी है। हालांकि हाइब्रिडाइजेशन हम ऑलरेडी डिस्कस इसकी कर चुके हैं। पेन नहीं चलाओगे किसी भी सब्जेक्ट को नहीं सीख पाओगे, ध्यान रखना इस बात का। मैंने कल भी कहा था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखो।
ये आपको जुगाड़ भी बता दिया नेगेटिव को रेजोनेंस करने का। जब भी नेगेटिव रेजोनेंस करेगा तो कैसे होगा रेजोनेंस? नेगेटिव चार्ज विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। सिंपल सी बात है। तो आपका नेगेटिव तो पाई बन जाएगा और पाई नेगेटिव बन जाएगा। 2-4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, चीजें क्लियर होने लग जाएंगी। तो नेक्स्ट, और अगर अपन बात करना चाहे पाई पी कॉन्जुकेशन में, लास्ट हमारे सामने रहेगा पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर। हालांकि ऑलरेडी आ चुका है पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर इन कॉन्जुकेशन। पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर इन conjugation. Pi bond and lone pair in conjugation. Pi bond and lone pair in conjugation. पहले वाले में भी लोन पेयर ही था, पर लोन पेयर के साथ साथ उस पर कैसा चार्ज था? नेगेटिव। लोन पेयर दो तरीके से आ सकता है, एक नेगेटिव चार्ज के साथ, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं कार्बन पर लोन पेयर है पर साथ में कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो हमने नेगेटिव के तरीके से समझाया है इसको। आपका लोन पेयर ऐसा भी आ सकता है जब एटम पर कोई चार्ज ना हो, हालांकि लोन पेयर मौजूद रहेगा। क्लियर? तो फिर से यहां पर लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड की बातें होंगी। देखिए, लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां भी इंपॉर्टेंट है, बेसिक स्ट्रेंथ को पहचानने में भी इंपॉर्टेंट रहेगा, रिएक्शंस में भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सारे पार्ट जो आप पढ़ रहे हैं जीओसी के अंदर, ये सब आगे इस्तेमाल में आएंगे। यहां पर आप कोई भी चीज छोड़ नहीं सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर इन कॉन्जुकेशन। आप बताइए, जो लोन पेयर कॉन्जुकेशन में है वो लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है? जो लोन पेयर कॉन्जुकेशन में है वो लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है? पक्का? और कैसे पहचानोगे डायरेक्ट कि कोई लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड? आइए, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रख रहा हूं और आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, बताइए इसका क्या ख्याल आता है आपका, लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड? कैसा है ये? डीलोकलाइज्ड। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, कहीं कोई दिक्कत? आप बताओ, ये डीलोकलाइज्ड है तो ये हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। पी में होगा कि आपके हाइब्रिड में होगा? एग्जैक्टली सही जवाब आपने दिया है। नेक्स्ट, अगर आप लोगों के सामने एक और एग्जाम्पल बच्चे रख दिया जाए कुछ इस तरीके से, सोच समझकर जवाब देना है। एक और एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रख दिया गया है, ये वाला। बताइए, इसके में नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर प्रेजेंट है, नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर प्रेजेंट है, ये लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है? लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड? लोकलाइज्ड। कैसे बोल रहे हो? ये क्या है आपका? और पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या है? तो लोकलाइज्ड कैसे हो सकता है भाई? कैसा लोन पेयर है ये? डी लोकलाइज्ड। सही बात है कि नहीं है? कैन यू टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस नाइट्रोजन एटम? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ, स्टेरिक नंबर कितने सिग्मा बना रखे हैं? 3। लोन पेयर काउंट मत करना, लोन पेयर हम लोकलाइज्ड देखते हैं, पर ये कैसा है? तो यहां पर आप लोगों के सामने 0 लोन पेयर, मतलब स्टेरिक नंबर 3, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो आप बता सकते हैं ये लोन पेयर राइट नाउ किस में प्रेजेंट है? हाइब्रिड ऑर्बिटल में या पी ऑर्बिटल में? एग्जैक्टली, दिस लोन पेयर इज प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल। ये बातें हमें चमकनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, अगर अपन बात करें तो किस प्रकार की बातें हमारे सामने आ सकती है? ये हमारे सामने दिया गया है पायरिडीन। क्या दिया गया है? इसको हम बोलते हैं पाइरोल। क्या बोलते हैं? इसको बोल देते हैं पाइरोल। और इसको हम बोलते हैं पायरिडीन। तो जो नाम आप शुरुआत में रटने की कोशिश करते हैं वो धीरे धीरे आपको क्लियर होते जाएंगे। पायरिडीन। नाइट्रोजन पर क्या मौजूद है यहां पर बताइए? लोन पेयर। अब हमें बताना है ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है या फिर ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है? लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है? देखिए, जिन लोगों ने ये आंसर दिया है ना, ये अपनी प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पर दिया है, उन्होंने अभी दिमाग नहीं चलाया। दोस्तों वापस आइए, आपकी दिक्कत क्या है ध्यान से सुनिए। जब मैंने आपको समझाया क्या लोकलाइज्ड और, यहां ये है रियलिटी। ये क्या है?
अगर कोई लोन पेयर किस में है तो क्या किस में होगा, और वो कैसा कहलाएगा? दिस इज द रियलिटी कि लोन पेयर कॉन्जुकेशन में है या नहीं है, ये चेक करना होता है। लेकिन फिर मैंने थोड़ी देर बाद आपको क्या दिया? जुगाड़। कहां पर गए? डिलीट हो गया ना। जो जुगाड़ में मैंने आपको क्या बताया? लोन पेयर नेक्स्ट टू द पाई बॉन्ड, वो जुगाड़ था, वो हकीकत। और 99% जनता ऐसे ही पहचानती है लोन पेयर को कि पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर लोन पेयर तो डिलोकेलाइज्ड। आइए वो यहां पर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। क्या ये आप लोगों के सामने पाई बॉन्ड है? और क्या ये पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर है? तो बताइए उस जुगाड़ के हिसाब से तो ये कैसा होना चाहिए था? लेकिन आप तो जवाब दे रहे हैं लोकेलाइज्ड। क्या जवाब दे रहे हैं आप? लोकेलाइज्ड। प्लीज अब नया जुगाड़ मत दीजिए कि पाई बॉन्ड के ऊपर लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, रेडिकल, लोकेलाइज्ड होता है। दो कौड़ी की बात है ये। अगर कोई बोल रहा है ऐसी बातें तो वास्तव में उसके सब्जेक्ट का कोई लेवल नहीं है, कोई लेवल नहीं है। और जो ये बोलते हैं कि डबल बॉन्ड पर नेगेटिव आ जाए, डबल बॉन्ड पर पॉजिटिव आ जाए, लोकलाइज हो जाता है, भाई उसका तो लेवल एनसीईआरटी तक का भी नहीं है। किसका? एनसीईआरटी तक का भी नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग +1 एनसीईआरटी CO2 की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाता है। किसकी? बताओ ये लोन पेयर किस पर है? डबल बॉन्ड पर। लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। डबल बॉन्ड पर है वो लोन पेयर। तो ये तो वो जैसे एक तो एमबीबीएस डॉक्टर होता है, एक गांव में झोला छाप होता है। तो जो डबल बॉन्ड पर लोन पेयर लोकलाइज्ड बोलते हैं, पॉजिटिव लोकलाइज्ड बोलते हैं, वो झोला छाप है, वो एनसीईआरटी तक भी नहीं पहुंचे हैं, वो वीडियो लेक्चर देख देख कर चले हैं। आप जानते हैं क्योंकि बच्चों को बताने के लिए हम कई बार ट्रिक्स देते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले ट्रिक दी, वो रायते की तरह फैल गई कि साहब पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर था, और आपके हिसाब से तो ये क्या होना चाहिए था? डिलोकलाइज। पर आपने क्या लिख दिया? लोकलाइज्ड। अब रियल कॉन्सेप्ट पर आना पड़ेगा कि कॉन्जुकेशन में है या, मुझे कैसे पता चलेगा? पता चलेगा, रटने की जरूरत नहीं है। आइए पहले और कुछ थोड़ी बातें कर ले। मान लीजिए हमारे सामने ये दिया हुआ है, ध्यान से सुनिए। अब हमारे सामने ये है और इसमें देखो ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर हैं। अब देखो पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर, पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या है? लोन। ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन कितने हैं? क्या दोनों डिलोकलाइज हो जाएंगे या एक लोकलाइज और एक डिलोकलाइज हो जाएगा? तो कौन सा लोकलाइज और कौन सा डिलोकलाइज होगा? ये भी बहुत बड़ी बात है। तो अगर किसी एटम पर, ध्यान से सुनिएगा, किसी एटम पर कितने लोन पेयर हैं? 2। तो उनमें से एक तो क्या रहेगा? लोकलाइज्ड, और एक क्या रहेगा? अगर आपने इसको क्या लिख दिया है? डीलोकलाइज्ड, तो ये वाला क्या रहेगा? लोकलाइज्ड। मतलब उनमें से एक लोकलाइज्ड और एक डीलोकलाइज्ड। समझ गया सर मैं क्या? रिंग के अंदर वाला डीलोकलाइज्ड और रिंग के बाहर वाला, मैंने ये नहीं बोला है, उनमें से कोई भी एक। मान लीजिए यही अगर मैं ऐसे लिख देता, ये आप शॉर्ट ट्रिक बनाते हो ना, यही तो निपटाती है आपको सब्जेक्ट के अंदर। अगर मैं चाहता तो यहां पर क्या लिख सकता था? डीलोकलाइज्ड को डीएल लिख दूं और लोकलाइज्ड को एल से लिख दूं। तो ये लो, पहले मैं इसको क्या बोल रहा था? डीलोकलाइज्ड। अब क्या बोलने लगे इसको? कुल मिलाकर एक लोकलाइज्ड और एक डीलोकलाइज्ड रहेगा। सर अब हमारे आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं और उनका आपको क्लियर कट जवाब देना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन, ये लोकलाइज्ड क्यों है? दूसरा क्वेश्चन अभी जो हमारे दिमाग में आ रहा है कि जब दो हैं तो ये दोनों रेजोनेंस क्यों नहीं कर सकते? दोनों डिलोकलाइज क्यों नहीं कर सकते? बच्चा अपना ही अलग कॉन्सेप्ट ले आता है। अरे पाई बॉन्ड तो एक ही है, ऐसा कुछ नहीं है। उधर नहीं दिख रहा तेरे को पाई बॉन्ड? ये रहा देख, ये रहा। एक इधर कर ले और एक, लेकिन करेगा एक ही। तो इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमें फिर से बेसिक्स पर उतरना पड़ेगा और बेसिक ही सब्जेक्ट को सुधारते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं हम वन बाय वन किस प्रकार की बातें की जा सकती है। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। सबसे पहले बताओ किस पर समझे? पायरिडीन पर समझे। चलिए पायरिडीन का हम ऑर्बिटल डायग्राम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ऑर्बिटल डायग्राम। कितने की रिंग है बताइए? 6 की। इस प्रकार से आपका पायरिडीन होता है। सभी लोग यहां पर ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। यहां पर क्वेश्चनिंग आपसे 101% होगी। किस तरीके की होगी आप सोच भी नहीं सकते हैं। आइए
क्या बना हुआ है यहां पर? पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड बना हुआ है। बताइए पाई बॉन्ड किससे बनेगा? आप ही बताओ। पाई बॉन्ड बनेगा पैरेलल पी, कौन से पी मान ले? पी वाई मान ले। अगर ये पी वाई है तो ये भी, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट बताइए, फिर से क्या बना हुआ है? पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड किससे बनेगा बताओ? पैरेलल पी ऑर्बिटल से। तो ये भी मान लेता हूं पी वाई, और ये भी, क्योंकि पैरेलल होना है तो कॉन्जुगेशन हो जाएगी। कॉन्जुगेशन किसी को बुरी नहीं लगती है। नेक्स्ट बताइए, एक और पाई बॉन्ड बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर भी आपके सामने क्या है? पी वाई, और यहां पर भी क्या है? पी वाई। ये कहानी है आपके मॉलिक्यूल की। ऑलरेडी ये पाई बॉन्ड बन चुके हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर मैं पी की बात करना चाहूं, किसकी बात करना चाहूं? पी। तो पी आपका एक सब सेल होता है। क्या होता है? सब सेल। और इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? एक पी एक्स होता है, एक पी वाई होता है, और एक पी जेड होता है। सही बात है कि नहीं है? वैलेंस सेल में पी सब सेल कितनी होती है? जूते से मारूंगा, कुछ भी बोलते रहते हो। अगर हम बात करना चाहें तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, जैसे 1s, फिर क्या लिखोगे? 2s 2p, फिर क्या लिखोगे? 3s 3p एंड 3d, और आप इसी प्रकार से चलते रहोगे। तो आप बताइए, इसमें वैलेंस सेल में पी सब सेल कितनी है? एक। पी सब सेल एक। उस इधर भी पी सब सेल कितनी है? एस सब सेल भी कितनी है? तो पी सब सेल एक ही होगी। क्लियर? एक ही पी सब सेल आपके सामने रहेगी। और पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे आपके? तीन। पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो आप बताइए, किसी भी एटम के वैलेंस सेल में पी सब सेल कितनी होती है? एक होती है। और एक पी सब सेल है, और पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? तीन। पी एक्स, पी वाई। तो किसी भी एटम के वैलेंस सेल में पी एक्स ऑर्बिटल कितने होंगे? एक। पी वाई कितना होगा? पी जेड कितना होगा? क्लियर है कि नहीं है? आ गया आपको समझ में? क्या समझ में आ गया सर? अरे आप जरा दिमाग पर जोर डालिए। नाइट्रोजन पर ध्यान दीजिए। नाइट्रोजन पर पी वाई कितना हो सकता है? कितना हो सकता है? और उससे तो उसने क्या बना रखा है? पाई बॉन्ड। क्या बना रखा है? तो बताइए, लोन पेयर कॉन्जुकेशन में आ सकता है क्या? लोन पेयर की एकदम, मतलब दिल की ख्वाहिश है कि वो कॉन्जुकेशन में आए, पर ये चाहकर भी क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि नाइट्रोजन पर पी वाई कितना है? एक है। और वो ऑलरेडी इस्तेमाल में लिया जा चुका है। क्या बनाने के? आपके पाई बॉन्ड बनाने के। तो अब लोन पेयर आपका पी वाई में नहीं आ सकता। हाँ, पी में आ सकता है, पी एक्स में आ जाए, पी जेड में आ जाए, पर पी एक्स और पी जेड बाकी के पी वाई के पैरेलल नहीं है। आकर भी उसको कॉन्जुकेशन करने का मौका नहीं मिलेगा। अब बताइए, अब ये बातें शायद आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएं। यहां पर क्या आपका लोन पेयर चाहकर भी कॉन्जुकेशन में आ सकता है? नहीं आ सकता। अगर लोन पेयर नॉट इन कॉन्जुकेशन, तो फिर किस में होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और क्या कहलाएगा? लोकलाइज्ड। जो ये बताया ना, ये रियलिटी है। ये सबसे जबरदस्त कॉन्सेप्ट होता है। पाई के आगे लोन पेयर, पाई के आगे पॉजिटिव, ये सब तिगड़मबाजी है। क्या है? तिगड़मबाजी है दोस्तों। तो बताइए, क्या यहां पर आपका नाइट्रोजन चाहकर भी लोन पेयर को कॉन्जुकेशन में ला सकता है? नहीं ला सकता। कॉन्जुकेशन में लाने के लिए पी में भी होना चाहिए, और वो पी बाकी के पैरेलल भी होना चाहिए। और पी वाई नाइट्रोजन पर एक ही है, जो कि दूसरा पी वाई के पैरेलल फिर नहीं आ पाएगा। तो बताइए, नाइट्रोजन बेचारा चाहकर भी अब कॉन्जुकेशन में, लोन पेयर जो है नाइट्रोजन का, चाहकर भी कॉन्जुकेशन में नहीं आएगा। तो किस में जाएगा? ये हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस नाइट्रोजन एटम, तो कैसे काउंट करोगे? एक सिग्मा, दो सिग्मा, और एक लोन पेयर। सो आपके नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। बताइए, क्या लोन पेयर को आपने काउंट किया है? यस। और काउंट किया है तो ये किस में मौजूद है? ये मौजूद है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ दोस्तों? ये कोई हल्की बातें नहीं है। 12th लेवल पर बिल्कुल भी हल्की बातें नहीं है भाई लोगों। ये तो जबरदस्त तरीके से आपने पहचान लिया कि हाँ, ये लोन पेयर आपका क्या है? लोकलाइज्ड। अब वो ट्रिक आती है कि रिंग के डबल बॉन्ड पर, डबल बॉन्ड भी नहीं बोलो, बोलना है तो किस पर? रिंग के डबल बॉन्ड पर कौन मौजूद है? लोन पेयर।
अब ये नो डाउट पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर है, पर इस एटम ने क्या बना रखा है, डबल बॉन्ड। तो आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, यहां पाई के साथ लोन पेयर नहीं, पाई के साथ पाई रेजोनेंस कर रहा है, पाई के साथ लोन पेयर नहीं, पाई के साथ पाई रेजोनेंस करने की वजह से गड़बड़ हो रही है। तो यहां से वो जुगाड़ निकलने लगते हैं कि जब पाई के आगे क्या आ जाए, लोन पेयर, लेकिन वो लोन पेयर किस पर हो, डबल बॉन्ड पर। तो लोकलाइज्ड पूरा बोलना है, अगर वो लोन पेयर किस डबल बॉन्ड पर है, रिंग के डबल बॉन्ड पर है, तो क्या हो जाएगा, लोकलाइज्ड। आएंगे इसके ऊपर भी हम सारी बातें करने के लिए। यानी कि अगर हम जुगाड़ निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, जुगाड़, तो अब हम इस प्रकार की बातें कर सकते हैं। सभी का ध्यान यहां होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए सभी का ध्यान। ये हमारे सामने नाइट्रोजन है, बताओ इस पर क्या है, लोन पेयर। थोड़ी देर पहले भी हमारे पास एक ऐसी स्ट्रक्चर आ सकती थी, यहां पर हमारे सामने है डबल बॉन्ड और कार्बन पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर। सिमिलरली यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, सेम एक्सप्लेनेशन रहेगी इन सब की। यहां पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। सेम टू सेम यहां पर क्या आ सकता है, रेडिकल भी। तो अगर आपके सामने ऐसी कंडीशन है, तो आप कह सकते हैं ये जो आपका लोन पेयर है, ये जो आपका लोन पेयर है, ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये जो आपका रेडिकल है, ये किस में नहीं है, रेजोनेंस में नहीं है, नॉट इन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस नहीं कर रहे, और इन्हीं से ही आगे इनकी स्टेबिलिटी पर फर्क पड़ेगा और इनके बेसिक स्ट्रेंथ पर भी फर्क पड़ेगा। तो तिगड़मबाजी से मैं ये कह सकता हूं कि अगर रिंग के डबल बॉन्ड पर, ध्यान से सुनिए, रिंग के डबल बॉन्ड पर क्या है, लोन पेयर, रिंग के डबल बॉन्ड पर क्या है, लोन, रिंग के डबल बॉन्ड पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, रिंग के डबल बॉन्ड पर क्या है, रेडिकल, तो फिर वो रेजोनेंस नहीं करते। कारण ये आपके सामने है। क्यों, क्योंकि उनके पास कोई एक ही पी वाई या कोई एक ही पी एक्स या कोई एक ही पी जेड होगा, और वो ऑलरेडी वो किस में इस्तेमाल ले चुके होंगे, पाई बॉन्ड। तो यहां पाई पाई रेजोनेंस करता है, पाई लोन पेयर या पाई पॉजिटिव रेजोनेंस नहीं कर पाता। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोगों। आज इवनिंग में मैं डाउट काउंटर पर अवेलेबल नहीं रहूंगा ना, कल अवेलेबल रहूंगा बेटा, हाफ डे पर हूं। मैं आपको एक बात बार बार कहता रहता हूं कि देखिए, आप अनअकैडमी जैसे छोटे इंस्टीट्यूट में आते हैं, छोटा इन द सेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस पर मैं कह रहा हूं, हमारे पास 2000 के आसपास बच्चे होंगे नीट में। क्लियर। बहुत बड़े इंस्टीट्यूट भी हैं, बड़ी ब्रांड्स भी हैं जो लाखों में स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं। क्लियर। लेकिन एक फायदा है, जिस रेशियो में स्टूडेंट्स है और जिस रेशियो में टीचर हैं, वो अनअकैडमी बेस्ट है। आपको एक ही सब्जेक्ट के दो दो तीन तीन एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं, पर फिर भी हम उनका बेनिफिट नहीं उठाते, फिर कोई फायदा नहीं है भाई। हमने बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा है, क्लास ली, घर गए, खत्म, बच्चे ने भी क्लास ली, हॉस्टल गया, खत्म, नहीं समझ में आया, कोई लेना देना नहीं है। यहां पर नहीं समझ में आया तो जो बच्चे रेगुलर डाउट पूछते हैं, वो देखो मास्टर टेबल पे बैठ के ही बच्चे के बीच में डाउट्स क्लियर कर रहा है। एक बच्चा पांच पांच छह छह डाउट पूछ सकता है आराम से, क्योंकि टीचर का डाउट टाइमिंग इतना अवेलेबल है, और हम फिर भी फायदा नहीं उठा रहे। हम क्या करते हैं, थोड़ी सी भी चीजें मुश्किल आई, थोड़ी सी भी चीजें ना समझ में आने लगी, हम क्या करते हैं, तुरंत स्किप करते हैं, क्विट करते हैं चीजों को। दोस्त, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। इंस्टीट्यूट बदलोगे, मास्टर बदलोगे,
सब चलता रहेगा पर सिलेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि एक ही फंडा है सिलेक्शन का, पढ़ना पड़ेगा। और सिलेक्शन तो उनका भी आता है जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। जिस बच्चे ने खुद से 15-20 एग्जाम्पल गलत करके ये सोचा कि यार ये हर जगह मैं देख रहा हूं ऐसे क्वेश्चन, ये लोकलाइज दे रहा है, तो उसने खुद से चीजों को समझा, वो कभी नहीं भूल सकता, कभी भूल ही नहीं सकता है, क्योंकि उसने खुद से सीखा है। और तुम्हें मास्टर आता है, बता देता है, आप उन चीजों को हल्के में लेते हो। कोचिंग में टीचर और स्टूडेंट बराबर की मेहनत करते हैं। आप 2 सालों का सब्जेक्ट 1 साल में कर पाए, इसलिए मास्टर आपके बराबर की मेहनत करता है। कि आप तो बस जो पढ़ाया जा रहा है उसको बढ़िया से पढ़िए, क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, वो मास्टर डिसाइड करता है। सुलटा दिया है। तो हमें अब ये जुगाड़ समझ में आने लगा कि रिंग के डबल बॉन्ड पर क्या आ जाए, लोन पेयर। रिंग के डबल बॉन्ड पर क्या आ जाए, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज टेक्निकली जब लोन पेयर हो तो वो क्या रहेंगे, लोकेलाइज्ड, वो रेजोनेंस में नहीं जाते। रेजोनेंस क्यों नहीं कर पाते हैं, इसका रीजन भी आपको मिल चुका है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि बाजू में खाना है और हमारे घर पर एक का ही इनविटेशन है। क्लियर। नाइट्रोजन पर लोन पेयर भी चाहता है क्या करे, रेजोनेंस, पर नाइट्रोजन के पास पीवाई कितना है, मात्र एक, और जिससे उसने क्या बना लिया है, पाई, तो लोन पेयर चाहकर भी रेजोनेंस नहीं कर सकता। सुलटा दिया है। जल्दी जल्दी सुलटाओ भाई लोगों। अब सुलटा दिया है सभी ने। नोट लगा के आप लिख सकते हो। अगर जुगाड़ लिखना ही है तो क्या लिखो, पूरा। डबल बॉन्ड पर नेगेटिव पॉजिटिव लोकलाइज नहीं लिखना है, वो आधा अधूरा जुगाड़ है, टाइम टू टाइम फैलते रहोगे। लिखिए इसमें, नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर present on a double bond of a ring, present on a double bond of a ring, present on a double bond of a ring, ring के डबल बॉन्ड पर है, present on a double bond of a ring are localized, are localized। यहां पर आप देख सकते हैं ये नाइट्रोजन पर लोन पेयर जरूर है, लेकिन नाइट्रोजन ने क्या बना रखा है, डबल लोकलाइज रहेगा। कार्बन पर लोन पेयर जरूर है, लेकिन कार्बन ने क्या बना रखा है, डबल बॉन्ड, क्या रहेगा, लोकलाइज्ड। क्लियर। चलिए अब मैं आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बताना है कौन से वाला लोन पेयर लोकलाइज्ड है बच्चे, और कौन से वाला लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 2 नाइट्रोजन है, दोनों नाइट्रोजन में कौन से वाले का लोन पेयर लोकलाइज्ड है और कौन से वाले का लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, आप बताइए जल्दी से। इसमें कैसे पहचानेंगे, अब ट्रिक काम आएगी। क्लियर, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है, ठीक है। आप जानते हैं ये लोन पेयर कहां पर है, रिंग के डबल बॉन्ड पर, हेंस इट इज लोकलाइज्ड। हालांकि आप देखो, अगर आप ऐसे भी देखते तो ये क्या है बच्चे, आपका डबल, और ये डबल बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर लोन, तो इस हिसाब से तो डिलोकलाइज होना चाहिए था, पर ये डबल बॉन्ड पर मौजूद है, और डबल बॉन्ड किसका है, रिंग का, इसे लोकलाइज्ड है। नीचे वाले में अगर अपन बात करें तो देखो ये रहा आपका डबल बॉन्ड, और ये क्या रहा, लोन पेयर। तो बताइए रिंग से डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर लोन पेयर, और क्या नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड बना रखा है, नहीं, तो ये लोन पेयर आपका कैसा रहेगा, दिस विल बी डीलोकेलाइज्ड। सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है। जल्दी से सुलटा दीजिए, फिर हम नेक्स्ट वाले पर भी बातें करेंगे कि अगर एक से ज्यादा लोन पेयर होता है तो आपका एट ए टाइम एक ही लोन पेयर क्यों रेजोनेंस कर पाता है, क्यों दोनों लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर सकते।
नेक्स्ट वाले अब बताओ ऑक्सीजन के बारे में। सबसे पहले आइए उसको सुलटा के ऑक्सीजन पर आ जाओ। ये देखो आपका पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर क्या है, लोन पेयर, लेकिन टेक्निकली इस पर कितने लोन पेयर हैं, दो। तो दोस्तों किसी एक को तो क्या बोल दो, लोकेलाइज्ड, लोकेलाइज्ड को एल से लिखूंगा, और किसी एक को क्या बोल दो, डीलोकेलाइज्ड। सर क्या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है कि रिंग के अंदर वाला डीलोकेलाइज्ड और रिंग के बाहर वाला लोकेलाइज्ड, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट? मैं चाहता तो दोनों लोन पेयर बाहर भी लिख सकता हूं, कोई एक लोकेलाइज्ड और कोई एक डिलोकेलाइज्ड। आइए दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस ऑक्सीजन। तो स्टेरिक नंबर बताइए, सबसे पहले बताइए कितने सिग्मा है, एक और एक, दो सिग्मा, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं, दो सिग्मा। आप बताइए लोन पेयर लोकलाइज्ड कितना है, एक, तो एक लोकलाइज्ड, तो आपका स्टेरिक नंबर तीन, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2। ये बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन दिस गिवन कंपाउंड? अगर इसकी जगह आपके सामने कौन होता बच्चे, वाटर, कौन होता? तो बता सकते हो वाटर में इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या रहती? स्टेरिक नंबर बताओ जल्दी से, दो सिग्मा प्लस, बताओ क्या ये लोन पेयर किसी के साथ कॉन्जुकेशन में है? क्या पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर है? पाई पूरे मॉलिक्यूल में ही नहीं है, तो दोनों के दोनों लोकेलाइज्ड। कितना हो गया, चार, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो देखो कभी sp2 आ जाता है, कभी sp3, लोन पेयर का खेल है। आइए अब समझते हैं। सर अब मेरा डाउट यह है कि दोनों रेजोनेंस क्यों नहीं कर सकते, एट ए टाइम एक ही रेजोनेंस क्यों कर सकता है? तो इसको तो ऑर्बिटल डायग्राम से समझाया जाएगा। आप अच्छे से जानते हैं कि जो लोन पेयर कॉन्जुकेशन में आएगा, किस में आएगा, कॉन्जुकेशन में, वही क्या हो सकता है, डिलोकलाइज। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। आप बताइए इन दोनों के बीच में क्या बना हुआ बेटा, पाई बॉन्ड है कि नहीं है? तो लीजिए ये बना दिया पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड किससे बनता है, पैरेलल पी ऑर्बिटल से। कौन से मान ले, पी वाई मान ले, लीजिए ये भी पी वाई, ये भी पी वाई। आगे देखो एक और पाई बॉन्ड है कि नहीं है, है। तो आप बताइए पाई बॉन्ड किससे बनता है, पैरेलल पी ऑर्बिटल से। सही बात है कि नहीं है? तो ये आपके सामने हो गया। ये भी किससे बना होगा, पी वाई पी वाई। आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सर ये तो पी एक्स पी जेड से भी तो बन सकता है, भाई ये पी वाई होने कंपलसरी। तो आप थोड़ा सोचो, दो पी वाई लगातार आ गए हैं तो तीसरा जानबूझ कर क्या आएगा, पी वाई, क्योंकि कॉन्जुकेशन से मॉलिक्यूल को डीलोकलाइजेशन और डीलोकलाइजेशन से स्टेबिलिटी मिलती है, मतलब रेजोनेंस को कोई मना करना नहीं चाहता है। अब आते हैं इस ऑक्सीजन पर, किस पर आते हैं, ऑक्सीजन पर। आप बताइए ऑक्सीजन पर लोन पेयर कितने हैं, और ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में पी वाई कितना होगा, पी वाई कितना होगा, एक ही पी एक्स होता है, एक ही पी वाई होता है, और एक ही पी जेड। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं मैं बता देता हूं, वैलेंस सेल में एक पी सब सेल होती है, क्लियर, और उस पी सब सेल में पी एक्स कितना मिलेगा, एक, पी वाई कितना मिलेगा, और पी जेड भी कितना मिलेगा, एक, क्लियर। तो आप बताइए अगर ऑक्सीजन से पूछा जाए तो इसके पास पी वाई कितना है, एक, और उसमें तो कोई एक ही लोन पेयर आ सकता है। दूसरा लोन पेयर चाहता है कि वो रेजोनेंस करे, लेकिन रेजोनेंस करने के लिए उसको पी में आना पड़ेगा, और पी में आने के लिए पी वाई तो मात्र कितना है इसके पास, एक। वो बोल रहा है कि नहीं नहीं हम रेजोनेंस करना चाहते हैं, हम पी एक्स में आ जाएंगे, हम पी जेड में आ जाएंगे। आप बताइए पी एक्स और पी जेड में आकर वो रेजोनेंस कर पाएगा? वो पी में जरूर आ जाएगा, लेकिन उसको पी में आने का कोई फायदा, क्योंकि रेजोनेंस होने के लिए पी ही नहीं पैरेलल पी होना चाहिए। तो इसमें ये बिल्कुल वैसा ही है कि भाई साहब इनविटेशन है कितने का, एक का, और जाने वाले कितने हैं, दो। तो जिसके हाथ में इनविटेशन कार्ड लग गया वो पहले निकलेगा। दूसरा लोन पेयर चाहकर भी रेजोनेंस में नहीं आ सकता। इसका मतलब ये लोन पेयर कैसा है बच्चे, आपका बताओ, डीलोकेलाइज्ड। तो अभी आपने बात नहीं की बाकी वाले लोन पेयर का क्या हुआ, जो लोन पेयर आपका लोकेलाइज्ड है उसका क्या हुआ। तो जो आपका लोकेलाइज्ड लोन पेयर है वो प्रेजेंट है किसमें, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, बहुत ही बेहतरीन लेवल पर चीजों को क्लियर करने की कोशिश की थी। अगर कोई लोन पेयर कॉन्जुकेशन में नहीं है मतलब वो किस में होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा। तो आप बताइए ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर थे, दो, लेकिन कॉन्जुकेशन में कितना जा पाया, एक। इसका मतलब एक किस में गया फिर, हाइब्रिडाइजेशन में। और ये यहां पर आपने देखो यही लोन पेयर किस में काउंट किया है, स्टेरिक नंबर में। तो ये जो वाला लोन पेयर है ना जो व्हाइट में प्रेजेंट है,
वही आपने स्टेरिक नंबर में काउंट किया है। ये वाला लोन पेयर आपने स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं किया। तो अगर किसी एटम पर कितने लोन पेयर हैं, एक से ज्यादा, तो एट ए टाइम कितना लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, ए। एट ए टाइम कितना लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, एक ही लोन पेयर रेजोनेंस करेगा। वो कोई सा भी कर सकता है, दोनों में से कोई एक लोकलाइज्ड और कोई एक डीलोकलाइज्ड। सुलटाइए जल्दी से। ये सारी बातें पूछता है अच्छा एग्जामिनर। बताइए ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। बताइए ऑक्सीजन का एक लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, sp2। अगर लोन पेयर को स्टेरिक नंबर में काउंट किया है तो जो भी हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आएगी उसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में वो लोन पेयर प्रेजेंट होगा। बिल्कुल एकदम बेसिक से आपको बता दिया है। सुलटा दिया है। अगर दो की बजाय तीन लोन पेयर होते तो भी एक ही रेजोनेंस करता। कोई एक कर लेता तीनों में से, बाकी दो क्या हो जाते, लोकलाइज्ड। सुलटा दिया है। तो ये जो पॉइंट आपने समझा है इसको लिख लो, यही रिवीजन के टाइम पर हमें जल्दी से याद आने चाहिए। लिख दो, इफ ए एटम हैज मोर देन वन लोन पेयर, if an atom has more than one lone pair, if an atom has more than one lone pair, if an atom has more than one lone pair, comma, then one will be delocalized, 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 and remaining all lone pairs will be localized. And remaining all lone pairs will be localized. And remaining all lone pairs will be localized. अगर किसी एटम पर बच्चे एक से ज्यादा क्या हैं, लोन पेयर, तो आप बताइए उसमें आप क्या बोलेंगे। एक तो क्या रहेगा, डीलोकलाइज्ड, और बाकी सारे क्या रहेंगे। तो क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे फ्रेम करता है कि बताइए इस मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर लोकलाइज्ड हैं। आप बताइए इस वाले लोन पेयर के बारे में क्या ख्याल आता है। रिंग के डबल बॉन्ड के ऊपर क्या है, लोन, तो दिस इज लोकलाइज्ड। क्लियर। लो इसको थोड़ा अलग तरीके से लिख देता हूं यहां पर। आप बताओ ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर प्रेजेंट हैं, दो। तो आप बताओ दो में से कोई एक तो क्या होगा, पक्का। क्यों होगा, क्योंकि देखो ये है रिंग डबल बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर लोन, पर दो है इस पर। तो अगर आपने एक को क्या लिख दिया है, डी लोकलाइज, तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, लोकलाइज। किसी एक को लोकलाइज और किसी एक को डीलोकलाइज्ड आप कह सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो एकदम बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल स्पीड कम रखते हुए पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक हैं और पहले 2 दिन लगातार 2 क्लासेज अपनी हो चुकी हैं, तो उनको धीरे धीरे कंपनसेट किया जा रहा है। क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो चीजों को समझना है, चीजों को खत्म करना नहीं है। तो आप बढ़िया तरीके से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।